ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में आयोजित की गई। 2 साल में पहली बार इन पर्सन मीटिंग हुई है, यानी आमने सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 44th काउंसिल मीटिंग की बात करें जो कि जून में आयोजित की गई थी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया था। इसी से रिलेटेड आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जीएसटी काउंसिल होता क्या है, क्या क्या रिकमेंडेशंस इसने दिए हैं, और साथ ही में अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर लाया जाए, जो कि इस मीटिंग का एक मेन एजेंडा था, तो क्या आपके जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट्स बनेंगे, उसके बारे में भी एक एनालिसिस, एक चर्चा हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या खबर रही है। जीएसटी काउंसिल मीट हाल ही में आयोजित की गई और सबसे बड़ा मुद्दा कि क्या पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आएगा या नहीं। चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर अपील्स अंडर जीएसटी? जीएसटी के अंदर आपको अपील करनी है तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी आपकी रहेगी? ए सुप्रीम कोर्ट, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी स्टेट हाई कोर्ट, या डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आप सभी जानते हैं इसका वीडियो के एंड में आपको मैं आंसर दे दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, देखिए खबर यह है कि 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है और उसमें कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल जो कि जीएसटी में आने की बात की गई थी, वो इसके अंदर बताया गया है कि वो अब जीएसटी के अंदर अभी नहीं आएगा। निर्मला सीतारमन जिन्होंने जो इसकी चेयरमैन है इस मीटिंग की, इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नोट कर लीजिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपके चेयरमैन रहेंगे, जो कि अभी हाल ही में कौन थे? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर अभी हाल ही में नहीं आएगा। फ्यूचर में इसको डाल सकते हैं, पर अभी इमीडिएट इफेक्ट से हम लोग इसको नहीं डाल रहे हैं, तो जीएसटी और पेट्रोल को मना कर दिया गया है। आगे बात करें, क्या की पॉइंट्स इसके अंदर बात की गई है। कंसेशनल जीएसटी रेट्स ड्रग्स जो कि कोविड 19 ट्रीटमेंट में यूज हो रहे थे, जिसकी एंड डेट आपकी थी 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर को आपके ये खत्म होने वाले थे। ठीक है, कंसेशनल रेट्स जो कि आप टैक्स कम कर देते हैं, अब ये एक्सटेंड कर दिया गया कब तक? 31 दिसंबर तक। क्लियर, राहत की बात है। ठीक है, साथ ही में टैक्स रेट्स ऑन मेडिसिन जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उनका जो आपका टैक्स रेट है वो 12% के स्लैब से शिफ्ट करके उसे 5% के स्लैब के अंदर डाल दिया गया है। जीएसटी रेट जो कि आपके बायोडीजल पे लगता है, उसे भी 12% से 5% में कर दिया है। ये जो बायोडीजल है, ये आप ब्लेंड करते हैं डीजल के साथ, तो ये फॉर्म ऑफ एक सब्सिडी है सरकार की तरफ से, ताकि इसका जो प्रोडक्शन है, इसका यूज है, वो ज्यादा इफेक्टिव रेट पे किया जा सके। ठीक है, चलिए साथ ही बात करें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, जो कि फुटवेयर और टेक्सटाइल्स पे लगती थी, उनको अब करेक्ट कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। क्या होते हैं आपके इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और जो फुटवेयर पे लगते थे, टेक्सटाइल्स पे लगते थे? देखिए, इन्वर्टेड ड्यूटी, इन्वर्टेड का मतलब है ड्यूटी जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कायदे से, उसका उल्टा लगता है। अब उल्टा क्या हो गया कि जो आप इंपोर्ट करा रहे हैं, जो भी गुड्स, जो रॉ मटेरियल्स आप इंपोर्ट करा रहे हैं, उस पे आप जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, वो ज्यादा दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू फिनिश गुड्स। जैसे आपने कोई एक प्रोडक्ट बना मंगाया, लेदर मंगाया आपने फुटवेयर के लिए, तो लेदर पे आपने इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा दी। फिर आपने जब उसका फिनिश गुड्स बना लिया, तो आपने जो आपकी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो आपकी कम है, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्रेडिट होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग रहता है, जो अगर ना रहे तो जो भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको अपनी वर्किंग कैपिटल के यूज में ला सकते हैं। तो काफी रिकमेंडेशंस थे, काफी कहा गया था कि जो इनपुट टैक्स जो क्रेडिट रहता है, आप इसको रिफंड रिक्लेम भी कर सकते हैं। पर हमें पता है कि जीएसटी जो है, उसका जो रिक्लेम करने का प्रोसीजर है वो काफी टीडियस है, काफी टाइम टेकिंग है। तो उसी के बारे में चर्चा चल रही थी कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको बहुत ईजी बना दिया जाए, चीजों को बहुत फास्ट कर दिया जाए। पर 45th काउंसिल मीटिंग के अंदर इस जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, इसको हटाने की ही बात कर दी कि इसको हम क्योर कर देंगे। जो आपका एक्सपोर्ट पे जो टैक्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, इंपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट ड्यूटीज कम रहेंगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं।
और बात की गई इसमें कि जो ग्रुप ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स होंगे उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, बेसिकली दो ग्रुप बनाने की बात की गई। एक आपका जो रेट रैशनलाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में चर्चा करेगा, ठीक है, और इसका जो रिकमेंडेशंस है वो आपको 2 महीने में दे दिए जाएंगे। रेट रैशनलाइजेशन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक बीच में रेट रैशनलाइजेशन का एक मैकेनिज्म शुरू हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो 12% का स्लैब है और 18% का स्लैब है, इन दोनों को मर्ज करके 16% का स्लैब बना दिया जाए, ठीक है। तो टाइम एंड अगेन अलग अलग रेट्स, अलग अलग स्लैब डिसाइड होते हैं, उसी को रेट रैशनलाइजेशन कहा जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो स्विगी और जोमेटो के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। परेशानी क्या बढ़ी है कि क्या काम था इनका? स्विगी जोमेटो जो आपका जीएसटी पे करते थे, वो किसके थ्रू पे करते थे? कि उनका काम था कि वो जीएसटी कलेक्ट करते थे किससे? कस्टमर्स से, और कस्टमर्स से कलेक्ट करने के बाद रेस्टोरेंट को दे देते थे, फिर रेस्टोरेंट आपके गवर्नमेंट को पे करते थे। तो इसमें सरकार को बहुत बड़ा गैप देखने को मिला कि जो जीएसटी रिपोर्ट किया है स्विगी ने, जोमेटो, ऐसे फूड डिलीवरी जो ऑपरेटर्स हैं उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया है, और जो रेस्टोरेंट्स द्वारा उनके पास रिसीव हुआ है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो मतलब इसमें धांधली चल रही है, यानी टैक्स इवेजन चल रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए सरकार ने अब कहा है कि जो स्विगी और जोमेटो जो है वो कलेक्ट करेंगे टैक्सेस और उन्हीं को भरना पड़ेगा। अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स, जीरो इम्पैक्ट, ठीक है। कस्टमर्स पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम पहले भी टैक्स दे रहे थे जो कि रेस्टोरेंट द्वारा भरा जा रहा था, अब जो हम टैक्स सेम टैक्स दे रहे हैं, कोई टैक्स में चेंज नहीं है, वो अब स्विगी और जोमेटो को भरना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो उनके लिए काम बढ़ा है, हमारा कोई भी इसमें रोल नहीं है। साथ ही में एक और जो ग्रुप ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, वो क्या करेंगे? जो आपके ई वे बिल्स होते हैं, फास्टैग्स हो गए, कंप्लायंसेस हो गए, कि जो आपके जो भी नॉर्म्स है, रूल्स हैं, उसको कंप्लायंस उसका हो रहा है या नहीं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्लगिंग ऑफ लूपहोल्स हो गए, कंपोजिशन स्कीम्स हो गए, इन सारी चीजों के बारे में रिकमेंडेशन देगा दूसरा ग्रुप जो कि मिनिस्टर्स का रहेगा। क्लियर है बात? ये कुछ मेजर रिकमेंडेशन थे। साथ ही में कुछ मेन कंसर्न्स की बात करें हम, तो इस मीटिंग के जो मेन मुद्दे थे वो थे कि आपका जो टैक्स करना है, कम करना है लाइफ सेविंग मेडिसिन पे, जो कि कर दिया गया है। साथ ही में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। जीएसटी यानी एक मतलब एम्बिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लाया जाए। जीएसटी भी एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट, जो कि कस्टमर्स से लिया जाता है। साथ ही में रैशनलाइजिंग एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो कि कर दिया गया। सिर्फ ब्रिंगिंग पेट्रोल आपको यहाँ देखने को नहीं मिला। ट्रीटिंग फूड ऑपरेटर्स एज रेस्टोरेंट सर्विसेज वर सम ऑफ द की थीम्स। बाकी सारी चीजों पे काम हो गया है, बाकी सारी चीजों को अमेंड करने की बात कर दी गई है, सिवाय पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की, ठीक है। केरला हाईकोर्ट ने इसे क्वेश्चन किया था, इसी के चलते काउंसिल ने हाल ही में डिसाइड किया है कि इसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे। इसी से रिलेटेड कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर लाया जाता तो कितना फर्क आता। 1 मार्च 2021 का ये डेटा है। मान लीजिए तब आपका, अभी तो 110 के आसपास चल रहा है पेट्रोल का रेट, तब 91 था। तो इसमें जो 33.54 है, ये प्राइस चार्ज होती है जो डीलर्स के द्वारा की जाती है, ठीक है। आपके जो पेट्रोल की प्राइस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही में इसमें 32.9 एक्साइज ड्यूटी लगती है, 3.69 डीलर कमीशन रहता है, अगर जीएसटी में लाएंगे तो भी ये डीलर कमीशन उतना ही रहने वाला है। साथ ही में वैट लगता है इस पे 21 रुपए का। तो घूम फिर के आपकी कीमत बनती है 91 रुपीज। सिमिलरली आप देख सकते हैं डीजल की बनी 81 रुपीज। अगर इसको जीएसटी के अंदर ला दिया गया तो देखिए कीमत आधी हो जाएंगी, ऑलमोस्ट आधी कीमतें आपको देखने को मिलेंगी। 47 रुपीज पर लीटर आपको पेट्रोल देखने को मिलेगा, जो कि एक वरदान से कम नहीं है सरकार द्वारा। क्लियर? 33 इसका बेस प्राइस है, राइट। 3.69 डीलर का कमीशन, कोई बदलाव नहीं है इसमें। पर जो टैक्स है, जो आपके दो टैक्स लग रहे थे, एक आपका एक्साइज, राइट, और साथ में आपका वैट, ये दोनों आपको कम होते हुए दिखते हैं। सिंगल टैक्स देखने को मिलेगा जो कि 28% पे चार्ज होगा, और रेट आपके आधे हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं अब, कि आर्टिकल 279A जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, उसके तहत इस आर्टिकल को इंसर्ट किया था। और ये बात करता है जीएसटी काउंसिल की, कि प्रेसिडेंट को इस आर्टिकल के इन्फोर्समेंट के, कमेंसमेंट के 60 दिन के अंदर एक काउंसिल का गठन करना है, दैट विल बी नोन एज जीएसटी काउंसिल। और दिस काउंसिल इज शेड्यूल्ड, ये जो काउंसिल है इसे हर 3 महीने में एक बार मिलना होगा, हर 3 महीने में, ठीक है, एटलीस्ट की बात की गई है।
ये जो आर्टिकल है 279 ए, देखिए 246 ए, 269 ए, ये सारे आर्टिकल 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़े गए थे। पर 279 ए जो आर्टिकल है आपका, इसके अंदर जो आपके मेंबर्स रहेंगे, जो जीएसटी काउंसिल रहेंगे, उसी के मेंबर्स के बारे में बात की गई है इसमें, कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपकी चेयरपर्सन रहेंगी, जो कि है निर्मला सीतारमन। साथ ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि पहले थे अनुराग ठाकुर साहब, जिनको अब दो मिनिस्ट्री अलग मिल गई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, राइट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो ये दो मिनिस्ट्री मिलने के बाद वो हट गए यहाँ से। अब पंकज चौधरी और भागवत करड़, देखिए भागवत करड़ और पंकज चौधरी आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए हैं। साथ ही में इसके अंदर जो आपके स्टेट के मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं, या कोई भी जो भी मिनिस्टर है उसे अपॉइंट किया गया है फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए, वो सारे इस काउंसिल के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, तो आप ये सारी चीजों को डिटेल को दिमाग में छाप लीजिए, अच्छी तरह इन्हें याद कर लीजिए। साथ ही में जो रिकमेंडेशंस है आर्टिकल 279 ए क्लॉज 4 के तहत, जो जीएसटी काउंसिल है किन चीजों पर रिकमेंडेशन देगी। देखिए, यूनियन एंड स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज, इनको रिकमेंडेशन देगी किससे रिलेटेड? जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, क्या इसके अंदर आना चाहिए जीएसटी के अंदर, और क्या इस जीएसटी से बाहर कर देना चाहिए, ठीक है, एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। मॉडल जीएसटी लॉस क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल्स दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ठीक है, क्या जीएसटी रेट्स होने चाहिए, क्या स्लैब्स होने चाहिए, उसके बारे में बात की गई। ठीक है, साथ ही में कोई एडिशनल आपको चार्ज करना है, स्पेशल रेट्स लॉन्च करने हैं जब कोई कैलेमिटी आ गई है, कोई डिजास्टर्स आ गए हैं, तो उसके बारे में भी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल द्वारा ही प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? चलिए, अब हम लोग अपने एक एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ और अपील्स अंडर जीएसटी? देखिए, इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। जो फाइनल अथॉरिटी होती है अपील्स के लिए जीएसटी के अंडर, वो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले आपकी आती है एडजुडिकेशन अथॉरिटी, ठीक है, देख लीजिए, एडजुडिकेशन अथॉरिटी। अगर आप उससे डिससेटिस्फाइड रहते हैं तो आप जाते हैं फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी के पास, उससे भी डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप जाएंगे नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, नैट जिसे कहा जाता है। उसके बाद आप हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे, एंड फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द फाइनल अथॉरिटी। क्लियर है बात? इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।